लेकिन भारत ने अपनी चाल बदल दी थी। इस बार हमला वहां से होना था जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, और वो भी उन हथियारों से जिनकी काट दुश्मन के पास थी ही नहीं। मई का महीना शुरू हो चुका था। सरहद पर तनाव इतना ज्यादा था कि एक चिंगारी भी युद्ध भड़का सकती थी। पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर पर लगा दिया था। उनके रडार 24 घंटे आसमान को घूर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की खामोशी उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। कहते हैं ना कि शेर जब शिकार करने वाला होता है तो वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही हाल भारतीय सेना का था। 7 मई की तारीख नजदीक आ रही थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में हलचल बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब इतना वक्त बीत गया है तो शायद भारत हमला नहीं करेगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 7 मई की रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही शांत और अनुशासित था। पायलट अपने जी सूट्स पहनकर तैयार थे। तकनीशियन आखिरी बार जेट्स की जांच कर रहे थे। तंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। इसके साथ ही ग्वालियर और अंबाला से मिराज 2000 और राफेल जैसे घातक विमान भी आसमान में गरजने के लिए तैयार थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह न्याय की रात थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, आतंकवाद के उन 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जहां से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। रात के ठीक 1:45 हो रहे थे जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपनी पोजीशन ली। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों की वजह से हमें दुश्मन के बहुत अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। हम अपनी सीमा के करीब रहकर भी उनके दिल में खंजर उतार सकते थे। जैसे ही भारतीय विमान रडार पर आए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन बजने लगे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गईं। इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही अपना सफर तय किया और सीधे अपने निशाने पर जा लगीं। बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और जहां सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाता था, एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वहां सो रहे दर्जनों आतंकवादी और उनके ट्रेनर्स अपनी ही आग में जलकर खाक हो गए। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के मरकज पर भी आसमान से मौत बरसी। वहां मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर और हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट गए। पाकिस्तान की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान के रडार कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। इसे जैमिंग कहते हैं। हमारे विमानों ने अपना काम किया और सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए। लेकिन यह हमला सिर्फ हवाई नहीं था। भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने ने भी पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया था। पीओके में छिपे बैठे आतंकवादी जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, उन्हें वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीमेप्टिव स्ट्राइक थी, जिसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था, न कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाद में एक किस्सा भी शेयर किया कि जब वो एक सेमिनार में थे, तब तत्कालीन डीजीएमओ राजीव घई ने उनके कान में आकर सिर्फ इतना कहा था, सर छोटा सा, जिसका मतलब था कि मिशन शुरू हो चुका है। ये कोड वर्ड बताता है कि हमारी सेना कितनी गोपनीय और प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। पाकिस्तान में मातम पसर गया था। उनके मीडिया चैनल चीख चीख कर कह रहे थे कि भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही थी कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो इमारतें जो कल तक खड़ी थीं, अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर और गड्ढे बचे थे। 8 मई की सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था
कि आसमान में जंग के बादल छा गए। पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। वहां की जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रही थी कि वो देश की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। अपनी साख बचाने की बौखलाहट में और अपनी जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पलटवार करने का फैसला किया। उन्होंने इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन बुनियन आम मरसूस। यह नाम उन्होंने कुरान की एक आयत से लिया था, जिसका मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि वो भी कमजोर नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। 8 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत कर रहा था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अब तक जो लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ थी, अब वो दो देशों की सेनाओं के बीच की सीधी लड़ाई बन चुकी थी। पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित भारतीय एयरबेसों को निशाना बनाया। पठानकोट, आदमपुर, बठिंडा और श्रीनगर जैसे शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों में दुबक गए। आसमान में धुएं के गुब्बार दिखाई देने लगे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें ऊधमपुर और पठानकोट एयरबेस शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत पहले से ही तैयार था। भारत के पास वो अभेद्य कवच था जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। उस कवच का नाम था S-400 ट्रायम्फ। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, आदमपुर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर तैनात S-400 सिस्टम के रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ही पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया और एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में दागी गईं। नजारा देखने लायक था। हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलों के परखच्चे उड़ गए। जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन यह धमाके जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हुए थे। भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड भी पूरी तरह एक्टिव था। जो छोटे ड्रोन रडार की पकड़ से बच सकते थे, उन्हें एंटी ड्रोन गन्स और लेजर सिस्टम से जलाकर राख कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने अपने मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है और S-400 सिस्टम को भी निशाना बनाया है। लेकिन सच तो यह था कि उनका एक भी वार सही निशाने पर नहीं लगा था। जो मलबा गिरा उस पर साफ साफ पाकिस्तानी मार्किंग्स थीं, जिसे बाद में दुनिया को दिखाया गया। हमारे NSA अजीत डोभाल ने बाद में चुनौती देते हुए कहा था कि विदेशी मीडिया एक भी फोटो दिखाए जिसमें भारत की तरफ कोई नुकसान हुआ हो। यहां तक कि एक कांच भी नहीं टूटा था। यह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की जीत थी। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे थे। आसमान में अब तक की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी हवाई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थे, तो दूसरी तरफ भारत के मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल। रडार स्क्रीन पर लाल और हरे डॉट्स की भरमार थी। दोनों देशों के मिलाकर करीब 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। यह 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव था। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने गजब के कौशल का प्रदर्शन किया। हमारे पायलटों ने न सिर्फ अपने एयरबेस को बचाया, बल्कि दुश्मन के जहाजों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिनमें उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल था। हालांकि इस लड़ाई में भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। हमारे CDS जनरल अनिल चौहान ने बाद में माना कि शुरुआत में हमें कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से नुकसान हुआ और हमारे कुछ जेट्स भी गिरे। उन्होंने इसे टैक्टिकल एरर बताया, लेकिन हमने अपनी गलतियों से तुरंत सीखा और अगले 48 घंटों में ही बाजी पलट दी। भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी। हमने अब सिर्फ रक्षा करना छोड़ दिया और हम आक्रामक हो गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया जो हमारे विमानों के लिए खतरा बन रहे थे। लाहौर के पास तैनात उनके रडार स्टेशन को एक सटीक हमले में उड़ा दिया गया। यह लड़ाई अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं कि कहीं यह जंग न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश लगातार दोनों तरफ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट था। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, हम नहीं रुकेंगे। भारत ने इस ऑपरेशन में एक नया सिद्धांत अपनाया था, जिसे इक्वल इंटेंसिटी इन द सेम डोमेन कहा गया।
मतलब अगर पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया तो हम भी उनके मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाएंगे। हमने संयम और ताकत का एक बेहतरीन संतुलन दिखाया। 10 मई तक आते आते पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। उनके गोला बारूद खत्म हो रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही आईसीयू में थी, अब वेंटिलेटर पर आ गई थी। पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति बन रही थी। आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख को समझ आ गया कि वो यह लड़ाई नहीं जीत सकते। 10 मई 2025 की शाम को एक ऐतिहासिक घटना घटी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से हॉटलाइन पर संपर्क किया। उनकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। उन्होंने सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील की। भारत ने अपनी शर्तों पर इसे स्वीकार किया, क्योंकि हमारा मकसद युद्ध करना नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करना था। शाम के 5 बजे से बंदूकें खामोश हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और उनकी वायुसेना को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई तो आप गलत हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन पहलगाम हमले के असली गुनहगार वो 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान अभी भी जिंदा थे। वो कश्मीर के घने जंगलों में कहीं छुपे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामला ठंडा पड़ गया है और अब वो बच निकले हैं। उन्हें नहीं पता था कि भारत सरकार और सेना ने उनके लिए एक अलग ही प्लान बना रखा था। उस प्लान का नाम था ऑपरेशन महादेव, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और हाँ, अगर आपको जानना हो कि उस दिन पहलगाम में क्या क्या हुआ था तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के भारतीय को जगाया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर और हमारे जांबाजों की वीरता के बारे में पता चले। कमेंट में जय हिंद या भारत माता की जय लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज आप कभी मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।